रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात के 9 बज रहे थे। बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब था। कोई गाड़ी, कोई ऑटो या कोई भी टैक्सी नहीं थी। बारिश में भीगती एक नियति नाम की लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना होगा और अपने बच्चे की जान बचानी होगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नियति भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक वो ट्रेन चलने लगती है। साथ ही नियति एक कोना पकड़कर थककर वहां पर बैठ जाती है और आंख बंद करती है तो वो अपने कुछ बीते हुए पलों को याद करती है, जहां वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी बोलती है, समीर, ये आप ही है ना? मैं जानती हूँ। चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए मुझे। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मैं ही हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी ना शादी की है मैंने। अरे दिल से रिश्ता जुड़ा है मेरा और आपका। आपके कदमों की आहट से भी पहचान सकती हूँ कि मेरे प्यारे पति आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी ना? आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन मैं आपको कभी नहीं खोने दूंगी। धरती हो या पाताल, हर जगह से ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गए हो तो आप खाना भी खा लो और परोस भी दो। इसके बाद नियति सभी को खाना परोसती है और साथ बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी सास संगीता खाना खाकर बोलती है, अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा चोखा बनाया है तूने। अरे मजा ही आ गया खा के। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई है, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नासपीटी, अरे बहू अभी घर में आई नहीं कि तेरा हुक्म चलाना शुरू हो गया। जाके खुद काम कर और रोटी ले आ। फ्रिज में पुदीने की चटनी भी है। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ। आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं ही ले आती हूँ। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज बजती है और झटके से ट्रेन रुक जाती है। इतने में ही नियति की आंखें खुलती हैं और वो बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी, आप ठीक हो ना? मम्मी आपको जल्दी पापा के पास ले जाएंगी। नियति ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ पहुंचती है। हे भगवान, मेरे समीर जी जहाँ भी है उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे उनसे मिलवा दो भगवान। वो उन सीढ़ियों से उतरकर थक कर वहीं बैठ जाती है। हाय, मैं थक गई और प्यास भी बहुत लग रही है। बेबी, आप परेशान मत हो, मम्मा अभी पानी पिएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई प्रॉमिस कि मम्मी पापा से आपको जल्दी मिलवाएगी। और वहीं पास के ही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। तो वहीं उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। ये देखकर वो एक बार फिर अपने बीते हुए पलों में खो जाती है और सोचती है, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू को सब लोग आशीर्वाद देंगे। मेरे घर में एक नन्हा चिराग भी आने वाला है। अरे नाचो, गाओ, ढोल बजाओ सारे। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे तेरी नाटी सी बहू है, बच्चा भी नाटा ही पैदा होगा। अगर तुझे यही बकवास करनी है ना तो चली जा यहाँ से। अरे नंदिनी से अच्छी यही है। वो बांझ 5 साल में मुझे ना तो पोता पोती किसी का भी सुख नहीं दे पाई। अब तू जा यहाँ से और मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी कविता अपनी सास की ये बातें सुनकर जल भुन जाती है। तभी समीर उसके लिए एक गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लेकर आता है, जिसे देखकर नियति बहुत खुश हो जाती है और समीर उसे फोरहेड पर किस करता है। दोनों अपनी गोद भराई को सबके साथ एंजॉय करते हैं। शाम को नंदिनी नियति के कमरे में जाकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, खुश तो बहुत हो ना आज तुम। तुम्हारे मन की जो हो रही है, माँ जी तुम्हें ही मेरी बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें ही दे दी है। मेरी झोली में तो संतान का सुख दिया ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी मुराद भी जरूर सुनेंगे। इतने में पेड़ के नीचे सोई हुई नियति को एक अजीबो गरीब सी खटपट आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है।
नियति उस आवाज की ओर चली जाती है और धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर जाती है। वो उसी शोर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका पति समीर यहाँ पर कुर्सियों पर बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है और वो रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे बोलती है, समीर, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ इतने दूर कैसे? मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। नियति, नियति तुम यहाँ कैसे? और हमारा बच्चा वो तो ठीक है ना? और तुम भी ना? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और एक चलती ट्रेन में चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ। नियति, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। दो गुंडे हाथ में चाकू लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जहाँ समीर नियति को उसमें चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। समीर, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है एक एक पल कितने मुश्किल से कट रहा था। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नियति, मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी पल मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया। खैर, ये बताओ तुमने कुछ खाया? नहीं समीर, मैं पैसे नहीं लाई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। वो गुंडे एकदम से घर में घुस आए और उन्होंने सासू माँ के ऊपर वार किया और वो वहीं बेहोश हो गई और फिर मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़ गए थे? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत करेगा कि वो तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब जेठ जी ने ये सब किया? पर मुझे लगता है कि जेठानी जी ने ये सब किया है क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। नियति की बात सुनकर समीर उसे सारी बात बताता है कि आखिर किस तरह उसके भाई ने उसे किडनैप करवाया और नियति पर भी गुंडों से हमला करवाने वाला उसका भाई अर्नव ही था। कुछ ही देर के बाद ट्रक एक ढाबे पर रुकता है, जहां नियति और समीर खाना खाते हैं। लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से नियति अपने हाथों से कंगन उतारकर उस ढाबे वाले को दे देती है। लेकिन इतने में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। घबराकर समीर लोगों की मदद मांगता है। तभी वहाँ एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर्स नियति की डिलीवरी करते हैं। लेकिन बेबी जल्दी होने के कारण उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर पुलिस को कॉल करके अपने भाई अर्नव के बारे में सब बताता है और पुलिस अर्नव को ढूंढने में लग जाती है। साथ ही उसे ढूंढने के बाद डंडे मारकर उससे पूछती है, बता, तूने अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं है। इसकी वजह से मेरी माँ ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने अपनी माँ को पोते पोतियों का सुख ही नहीं दिया और मेरा भाई शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ को वही सुख दे रहा था। अर्नव और नंदनी की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुछ ही समय के बाद नियति और उसका बच्चा सही सलामत वापस समीर के साथ घर लौटते हैं और एक बार फिर से उनका परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। अप्रैल की थोड़ी सी गर्मी और मंद मंद चलने वाली हवा का मौसम था। इसी बीच ऋषि के घर वाले मिष्टी नाम की एक सुंदर सी लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। मिष्टी घर के सारे काम बखूबी तरीके से निभाया करती थी। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से आकर ऋषि अपनी टाई को खोलते हुए अपनी माँ कमला और मिष्टी से कहता है, माँ, मिष्टी, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या हुआ बेटा, बता। माँ, मुझे अचानक से यहाँ से पुणे शिफ्ट होना होगा काम के सिलसिले में। बर्फी के भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही सच है मिष्टी। माँ, मुझे कुछ टाइम तक वहाँ काम करना है और एक गुड न्यूज भी है। बता बेटा। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बर्फी के भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है बेटा, तेरा यही मतलब है ना कि तू कल ही पुणे चला जाएगा रहने के लिए? हाँ माँ। कोई बात नहीं बेटा। मिष्टी बहू, एक बात याद रखना, तुम्हें अपना
और ऋषि का, दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ माँ जी, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे बर्फी के भैया का। कुछ ही देर के बाद सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन दोनों अपना बैग पैक करके जाने के लिए रवाना हो ही रहे होते हैं कि तभी अच्छा माँ, अपना ख्याल रखना और जब मन करे फोन कर लेना हम दोनों को। हाँ बेटा, मैं सब कर लूंगी, तू चिंता मत कर। और सब सामान रख लिया ना याद से? ये ले तेरे लिए बेसन के लड्डू, ले बहू रख ले जल्दी से इसे। जी माँ जी। माँ, अगर आपको याद आए तो कुछ दिन बर्फी को यहाँ बुला लेना, आपका मन भी लग जाएगा। अरे बेटा, वो कहाँ आएगी अपने ससुराल को छोड़कर। कुछ ही घंटों के बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं और ऋषि कंपनी की तरफ से मिले हुए एक घर में मिष्टी के साथ रहने के लिए पहुंच जाता है। और वो दोनों जब घर का दरवाजा खोल रहे होते हैं कि तभी गली के कुछ लड़के मिष्टी के हाव भाव को देखकर उस पर लट्टू हो जाते हैं और बंटी नाम का एक लड़का छज्जे से उसे इस कदर घूर रहा होता है कि जैसे ही ऋषि और मिष्टी अपने घर में घुसते हैं तो मिष्टी को देखने के चक्कर में बंटी छज्जे से झांकते हुए नीचे गिर जाता है और फिर कहता है, अरे राम, मर गया मैं। मेरी कमर टूट गई रे, बड़ी जोर से लगी है रसमलाई खा के। तभी उसके पास हर्षु आता है और बोलता है, अरे भैया, ये आप धरती पर ऐसे बिछे काहे पड़े हैं? अरे क्या बताएं, हम एक बहुत ही सुंदर हूर की परी को देख रहे थे, उसी को देखते देखते छज्जे से गिर पड़े रसमलाई खा के। ऐसी कौन सी हूर की परी आई है जिसकी वजह से आपकी ये दशा है? जरा हमें भी तो मिलवाइए। क्या बताएं, अभी अभी उस सामने के घर में रहने आई है। मैं तो मिलने जरूर जाऊंगा थोड़ी देर में रसमलाई खा के। भैया, हम भी जाएंगे, हमें भी लेकर चलना। ऋषि और मिष्टी घर की सफाई करके फिर खाना खाने के लिए बैठते हैं। ऐसे में ऋषि कहता है, मिष्टी, तुम्हें तो सब नया नया लग रहा होगा ना? शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हें ऐसा रहना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बर्फी के भैया, अब आप जहाँ हम वहाँ, अब काम भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ मिष्टी, इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है वो। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और जैसे ही मिष्टी दरवाजा खोलती है वहाँ पर बंटी खड़ा होता है। अरे आप कौन हैं और क्या काम है? अच्छा, कहीं आप बर्फी के भैया से तो नहीं मिलने आए? उनसे काम है क्या कोई? अरे ये बर्फी के भैया कौन है? मैं तो आपसे मिलने आया हूँ रसमलाई खा के। अरे बर्फी के भैया को नहीं जानत? अरे हमारे हेयर बैंड है। आपके पति हैं? ओहो, उसे हेयर बैंड नहीं हस्बैंड कहते हैं रसमलाई खा के। सही बोले हैं। अरे मिष्टी, कौन है बाहर? अरे को भैया आए हैं। अच्छा, भैया अंदर हैं। ठीक है भाभी जी, हम चलते हैं। और हाँ, हमारा नाम बंटी है रसमलाई खा के। वक्त बीतता जाता है। ऋषि अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है और ऐसे ही एक दिन ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऑफिस में लंच कर रहा होता है और मिष्टी के हाथ के बने खाने को खाकर उसके सारे दोस्त उससे बोलते हैं, अरे वाह ऋषि, क्या जबरदस्त खाना बनाया है भाभी ने, कभी हमें भी बुला घर पर। अरे हाँ, जरूर बुलाऊंगा। मिष्टी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे ऐसा कर तू भाभी से हमारा टिफिन ही ले आया कर, हम रोज उन्हीं के हाथ का खाना खाएंगे अब। ऋषि अपने दोस्तों की बात मानकर मिष्टी से टिफिन पैक करने की बात करता है तो मिष्टी कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? सच में आप हमारे हाथों का बना खाना ऑफिस ले जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे? अरे फ्रेंड नहीं, इट्स फ्रेंड होता है मिष्टी। हाँ, उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम टिफिन का बिजनेस ही ओपन क्यों नहीं कर लेती। मिष्टी अपने पति की बात सुनकर उसके ऑफिस के दोस्त और एम्प्लॉयज के लिए टिफिन पैक करना स्टार्ट कर देती है। अगले ही दिन ऋषि सबके लिए टिफिन ले जाने की कोशिश करता है, मगर ले जाने में उसे कुछ दिक्कतें होती है कि तभी उसे देखते हुए हर्षु उससे कहता है, अरे भैया, ये क्या, आप अकेले इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे भाई, तुम हो कौन? मैं कर लूँगा, थैंक यू। अरे भैया, हम आपके प्यारे पड़ोसी हैं और इसी गली में रहते हैं। आप दीजिए ना, हम सही से ले जाएंगे। ऑफिस ही ले जा रहे हो ना? हाँ, वहीं जा रहा हूँ। एक काम करोगे? हाँ भैया, बताइए ना। तुम रोज ये सारे टिफिन मेरे ऑफिस ले आया करोगे। मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ।
वाह भैया, लॉटरी लग गई मेरी तो। अगर इनके घर रोज टिफिन लेके जाऊंगा तो भाभी जी के रोज दर्शन हो जाएंगे और फिर हम उनसे मीठी मीठी बातें भी करेंगे। वाह। हाँ भैया जी, दिखा दो। इतना बोलकर ऋषि उसे अपने ऑफिस ले जाता है और हर्षु को टिफिन सर्विस का काम मिल जाता है। अगले ही दिन से हर्षु रोजाना मिष्टी के घर पहुंच जाता है। अरे बर्फी के भैया, ये कौन है? ये हर्षु है। अब से रोज घर आकर यही टिफिन ले जाया करेगा मिस्टी। मैंने टिफिन सर्विस का काम इन्हें ही दे दिया है। अच्छा, तो अब से ही हर्षु भैया टिफिन सर्विस का काम करेंगे। मिस्टी, टिफिन सेल्फिश नहीं, सर्विस कहते हैं इसे। सही बोले हैं बर्फी के भैया। कुछ ही देर के बाद ऋषि के साथ हर्षु सारे टिफिन को लेकर पहुंच जाता है और ये टिफिन का बिजनेस उसका यूं ही चलता रहता है। और ऋषि के ऑफिस जाते ही गली के 2-4 लड़के मिष्टी की भाभी जी कहकर उससे बात करने के लिए उसके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी फिर से उनके घर आता है और कहता है, भाभी जी घर पर हैं क्या, रसमलाई खा के? हाँ बंटी, हम घर पर ही हैं। बोलो क्या काम है? वो कहा है ना भाभी जी, हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए। अरे यहाँ चीनी नहीं, टिफिन का बिजनेस चलता है। मालूम है भाभी जी, वो कहा है ना, हम चाय बना रहे थे तो चीनी खत्म हो गई रसमलाई खा के। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। मिष्टी का टिफिन बिजनेस अब तरक्की करने लगता है और इस तरह वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर संडे के दिन भी हर्षु आ जाता है और प्यार से दरवाजे पर कहता है, भाभी जी घर पर हैं? क्या भाभी जी, क्या काम है तुम्हें उनसे? वो भैया जी, हम तो टिफिन लेने आए थे। अरे आज संडे है, कोई टिफिन नहीं है, भूल गए क्या? अच्छा तो भाभी जी को तो बुला दीजिए। क्या काम है तुम्हें मिष्टी से? अरे भैया जी, वो हमें भूख लग रही थी इसलिए हम आ गए। उन दोनों की बातें सुनकर मिष्टी हाथों में पूजा की थाल लिए वहाँ आती है और कहती है, अरे आपको भूख लगी है तो पहले क्यों नहीं बताए? बर्फी के भैया, हम उन्हें खाना खिला देते हैं, बेचारे बहुते भूखे हैं। इस तरह मिष्टी और ऋषि उसे अंदर ले जाते हैं और मिष्टी उसे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है और गली के लड़के मिष्टी के पास आकर उससे बात करने के लिए आ जाया करते थे। कभी उसे अपनी बालकनी से ताड़ा करते तो कभी उसका बालकनी में कपड़े सुखाने का इंतजार किया करते। कुछ हफ्तों के बाद ऋषि के ऑफिस का काम यहाँ का सारा कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वापस अपनी माँ के पास लौट जाते हैं। साथ ही साथ मिष्टी के टिफिन का बिजनेस भी वो वहीं पर ही चलाना शुरू कर देती है और इस तरह से भाभी जी के आशिकों की गली हमेशा के लिए सुनी सुनी हो जाती है। कमला देवी अपने घर के नौकर रामू से कहती है, रामू काका, बाकी सारे नौकर कहाँ गए? वो बहू रानी ने सारे नौकरों को काम पर से निकाल दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे बिना पूछे मेरे घर के नौकरों को काम पर से निकाल दिया। तभी वहाँ पर कमला की बहू जिज्ञासा आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे सासू माँ, ये घर में गिनती के 3-4 लोग रहते हैं, तो हम सोचे कि इतना काम तो हम सास बहू मिलकर कर ही लेंगी। अरे जाना, घर का काम करे मेरी जुत्ती, समझी? अरे सासू माँ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे क्यों ना गुस्सा करूँ तुझ पे? तेरे बाप ने नौकर लगाए थे क्या जो तूने उन्हें काम पर से निकाल दिया? अरे हमरे बाप के नौकर नहीं थे तो क्या हुआ, मेरी सासू माँ के तो थे ना। जरूरत से ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप जरूरत से ज्यादा पूछेंगी और कहेंगी तो टॉप जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, चुप तो रह नहीं सकते हम। दोनों सास बहू ऐसे ही एक दूसरे से बहस रही होती है। अगले दिन कमला अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर किटी पार्टी कर रही होती है कि तभी वो अपने गले का हार दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहती है, यार तुम लोगों को तो पता है मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं हार लूंगी, और वैसे भी जब मैं शॉप पर गई मेरी नजर पड़ी इस हार पर, बस फिर क्या था, दिल आ गया मेरा तो इस पे। वाओ कमला, वैसे कितने का हार है? अरे पूरे 5 लाख का है। और हाँ, ये हार तो किसी और ने बनवाया था अपने लिए। मैं जब शॉप पर गई तो मैंने बोल दिया कि अगर ये हार मुझे नहीं दिया आपने तो मैं आपकी दुकान पर कभी नहीं आऊंगी। बस फिर क्या था, उन्होंने बड़ी ही आसानी से मुझे ये हार दे दिया। सही है, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। इतने में वहाँ पर जिज्ञासा सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है। उनमें से एक औरत कमला से बोलती है, अरे कमला, ये नया चेहरा कौन है? अब वो मेरी नौकरानी है।
कल ही आई है, नहीं है ना अभी? तेरा सही है, अच्छा हुआ तेरी कोई बहू नहीं है, वरना हमारी बहू तो दिन भर हमारे सर पर नाचती फिरती है। तभी जिज्ञासा कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास लेकर सोफे पर बैठकर उसे पीने लगती है, जिसे देखकर कमला की दोस्त फिर से उससे कहती है, अरे ओ नौकरानी, अपनी औकात भूल गई है क्या? जमीन पर बैठने की जगह सोफे पर जाकर बैठ गई है बेशरम। हम नहीं भूले कछू, भूल तो हमारी सासू माँ गई है, हम इस घर की बहू रानी है, समझिए आप लोगन। और हाँ, कल से आने की जरूरत नहीं है, सारा दिन यहाँ आकर अपने बहू की बुराइयां ही करती रहती हैं। अरे जाकर अपना अपना घर संभालो, काहे हमारे घर के पीछे पड़े हो? चलो फुटे यहाँ से। वाह कमला रानी, तो ये है तेरी बहू कम नौकरानी। हाँ सही है, अब तुम हमारी बेइज्जती ऐसे करवाओगी तो हम नहीं आएंगे, याद रखना। कमला की सभी दोस्त बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं, जिस पर कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो तनतनाती हुई अपनी बहू से कहती है, अरे गंवार कहीं की, आज तेरी वजह से मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी सहेलियों के बीच, और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे बताऊंगी कि सास क्या होती है, नालायक जाहिल गंवार कहीं की। कमला देवी अपनी बहू जिज्ञासा को मारने के लिए बेल्ट लेकर आती है और जैसे ही उस पर वार करती है, जिज्ञासा वो बेल्ट पकड़ लेती है और खुद को बचाते हुए कहती है, बहुत हो गया सासू माँ, अगर हमारी गलती होगी ना तो 1000 जूते मार लेना, हम उस तक नहीं करेंगे, मगर गलती ना हुई तो बता रहे किसी एक की नहीं सहेंगे हम। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं कर देना, बता रहे हैं, नहीं तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कमला देवी जिज्ञासा को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाती है और धोखे से उसे मार्केट ले जाती है, लेकिन रास्ते में वो जिज्ञासा को एक झील के पास ले जाती है, जहाँ वो दोनों सास बहू खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगती है। ऐसे में मौका देखकर जैसे ही जिज्ञासा को कमला देवी पानी में धक्का देने वाली होती है, वैसे ही जिज्ञासा वहाँ से हट जाती है और पानी में जिज्ञासा की जगह उसकी सास कमला देवी गिर जाती है और डूबने लगती है। अपनी सास को वहाँ से बचाने के लिए जिज्ञासा भी पानी में छलांग लगा देती है और कमला को बचाकर बाहर ले आती है। तब भी कमला देवी अपनी बहू की अच्छाइयों को नहीं देख पाती और अपनी माँ की ये हालत देखकर ध्रुव कहता है, ये सब कैसे हुआ? तुम तो माँ के साथ थी ना, ध्यान नहीं रखा या तुमसे माँ का? माफ करना, लेकिन हमको मालूम ही नहीं चला कि कैसे सासू माँ का पैर फिसल गया और उस झील के अंदर गिर गई। माँ आप आराम करो, भगवान की कृपा से आप ठीक हो गई, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसे ही एक दिन जिज्ञासा घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसका ससुर मोहन किसी काम के सिलसिले में लंबी छुट्टी बिताकर घर वापस आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह काम करता देख कमला से बोलते हैं, वाह बहू हो तो ऐसी। अरे कमला, क्या तूने कभी अपने समय में ऐसे घर का काम किया है? तुझे तो बस ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। ओह, अरे आप तो चुप ही रहिए, आते 5 मिनट नहीं हुए कि लग गए बहू की चापलूसी करने में। अरे कब समझोगी इस बच्ची को, इसने किस तरह इस नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। अरे आप तो चुप ही रहिए, मुझे आपसे जानने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस गंवार ने इस घर को नर्क बनाया है या स्वर्ग। चुप ही रहिए आप। वो अपने पति को चुप करवाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद कमला और मोहन की 35वीं सालगिरह आ जाती है, जिसे कमला पिछले 5 सालों से 30वीं सालगिरह ही बना रही थी। अपनी शादी की सालगिरह के लिए वो घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जिसमें वो शहर के जाने माने अमीर आदमियों को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित करती है। पार्टी वाले दिन वो जानबूझकर अपनी बहू के ड्रिंक में नशे की दवाई डाल देती है, जिसे पीने के बाद जिज्ञासा सभी के सामने नशे की हालत में कभी किसी की टाई खींचती है तो कभी किसी को गले लगाती है। ये सब देखकर ध्रुव उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, ये सब क्या है जिज्ञासा, तुमने शराब पी है? अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह करती। अरे इस गंवार को क्या पता कि इज्जत क्या होती है, पता नहीं क्या ही संस्कार दिए हैं इसके गरीब और भिखमंगे माँ बाप ने। माइंड योर लैंग्वेज सासू माँ, बिकॉज नेदर आई एम पुअर नॉर माई पेरेंट्स। और आपने इस पार्टी में जिस अमीर आदमी को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया ना, वो मेरे पिताजी है। और हाँ, मैं एक पढ़ी लिखी सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं जिज्ञासा को इस घर में इसलिए लेकर आया था ताकि वो तुझे सुधार सके, पर तेरी आंखों पर तो इस ऐशो आराम की पट्टी बंधी है।
सासू माँ, मैंने आपकी दी हुई ड्रिंक पी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसमें कुछ मिलाते हुए देख लिया था। ये सब तो एक नाटक था। पर सासू माँ, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, जो आज खत्म हो चुकी है। माँ, आप ऐसी हो, मुझे पता नहीं था। कमला, तुम्हारे आंखों से लालच की पट्टी कभी नहीं उतरेगी, इसलिए तुम रहो अकेली इस घर में। हम सब जा रहे हैं। इतना बोलकर वो तीनों घर से जाने लगते हैं कि तभी कमला उन तीनों को रोककर मोहन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे माफी मांगनी है तो बहू से मांगो और बोलो कि बहू हो तो ऐसी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। और आप सुन लीजिए, मैं आपके कहने पे नहीं बोलूंगी कि बहू हो तो ऐसी, क्योंकि मेरी बहू तो है ही लाखों में एक। सच में बहू हो तो तेरे जैसी। कमला उन सभी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है और जिज्ञासा भी खुशी से अपनी सास को माफ कर देती है। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी महान लोग तालियां बजाने लगते हैं और इस सब के बाद जिज्ञासा अपनी सास कमला के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है, जहाँ उसे सभी का बखूबी प्यार मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपनी सास को इसी तरीके से सबक सिखाया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अरे यार, तुम सब कब आओगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार 5 मिनट और रुक ले, मैं जैस्मिन के साथ पहुंच जाऊंगी वहीं पर। पागल वागल हो गई हो क्या दोनों? यार कितने लड़के खड़े हैं यहाँ पर, मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम आ रही हो या मैं घर वापस जाऊँ? अरे यार धीरज रख, आ रहे हैं हम बस। कौन सा धीरज? किसका धीरज? यार तुम तो बड़ी चालू हो, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं। अबे गधी, पेशेंस, सब्र करने को कह रही थी मैं। ये ले, आ गई, कॉल काट, सामने देख मुझे। रोशनी सामने देखती है कि उसके आगे एक कार खड़ी है जिसमें उसकी दोनों फ्रेंड्स जैस्मिन और श्रेया हैं और वो उसी कार में बिठा लेती हैं। यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कार लेकर आ रही है? हमने सोचा कार से ही चलते हैं तीनों घूमने और फिर मजे करेंगे पूरे दिन और जल्दी भी आ जाएंगे। हाँ, हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने फेवरेट चिली पटेटो खाएंगे। ओहो बेटा, वो हमारी नहीं तेरी फेवरेट चीज है, चिली पटेटो। हाँ हाँ, तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मुझे चिली पटेटो कितने पसंद है। हाँ पता है, और इसीलिए तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। और बात करते करते तीनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां खूब सारी शॉपिंग करते हैं, साथ ही मूवी भी देखते हैं। और कुछ ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां वेटर के आते ही रोशनी फटाक से बोलती है, वेटर मेरे लिए सेजवान चिली पटाटो, एक हनी चिली पटाटो, गार्लिक चिली पटाटो जल्दी से लेकर आओ। ये सब हम मिलकर खाएंगे? नो नेवर, कभी नहीं। अपना अपना खाओ, अपना अलग ऑर्डर करो तुम। वेटर, आप एक मंचूरियन और 2 लार्ज पिज्जा ले आओ, और हाँ एक मार्गरेटा और एक कैप्सिकम पिज्जा। कुछ ही देर के बाद वेटर सबके ऑर्डर्स ले आता है और रोशनी अपने चिली पटेटो खाने लगती है और खाने के बाद डकार मार देती है। इसके बाद तीनों क्लब में जाकर ढेर सारे मजे करती हैं और देर रात को अपने अपने घर लौटती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन रोशनी शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करती है और उससे बोलती है, दीपक तुम कब आ रहे हो? मैं दीपक नहीं हूँ, उसका फ्रेंड रघु हूँ, और जल्दी आ जाओ, दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसके घर आ जाओ। क्या? मैं अभी पहुँचती हूँ। रोशनी जल्दी से दीपक के घर पहुँचती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो डरती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है और जोर से पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में रोशनी देखती है कि पूरा घर लाइटिंग और डेकोरेशन से सजा हुआ है और दीपक हाथों में गिफ्ट लेकर सामने चलकर आते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज रोशनी बेबी? तुम पागल हो क्या? कितना डर गई थी मैं, तुम्हें लेकर भागते भागते आई हूँ मैं। सॉरी जान, बट तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था। आज तुम्हारा बर्थडे जो है, भूल गई ना इस बार भी पिछली बार की तरह?
हाँ दीपक, और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं अपना बर्थडे भूल गई। जल्दी केक काटना, भूख लग रही है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, इनके साथ रह रहकर तुम भी बिगड़ गए हो। इतना कहकर रोशनी केक कट करती है और वो दोनों को खिलाती है, जिसके बाद रघु घर चला जाता है और रोशनी अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बोलती है, अच्छा मेरा गिफ्ट दो। हाँ हाँ देता हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए चिली पटाटो जरूर लेकर आओगे। चलो अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिला दो। ये लो, खाओ और ठूसो। मुझे पता था तुम्हारे बर्थडे पर अगर ये नहीं लाया तो तुम्हारा मूड अपसेट ही हो जाना है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम दिल्ली वापस कब आए और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ओफो, आज ही आया हूँ और मम्मी सत्संग में गई हैं। थैंक यू सो मच दीपक, अपनी रोशनी का बर्थडे इतना रोशन करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो, या फिर मैं दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूं? अरे नहीं मेरी जान, मैं आज पक्का कर लूँगा बात मम्मी से। इतना बोलकर रोशनी अपने घर वापस आती है। वक्त बीतता जाता है। दीपक भी अपनी विधवा माँ रितु से रोशनी के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद रितु अपनी बहू से कहती है, बहू तूने अखबार वाले से बात कर ली? उसका हिसाब तो कर दिया ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने सारा हिसाब अच्छे से कर दिया है। माँ जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। हाँ बता क्या बनाएगी? अरे पूछने वाली क्या बात है, तू बनाकर ही ले आ। हाँ माँ जी ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। आप एक बार खाएंगी ना तो खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाट जाएंगी। इतना कहकर रोशनी आलू काटती है और फिर सॉस रेडी करती है और जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम करके आलू तल लेती है। इसके बाद वो सॉस डालकर उनको अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म चिली पटेटो बनाती है और मन में बोलती है, हाय मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे देखकर। अभी खा लूं, मन तो कर रहा है सारा, लेकिन पहले माँ जी को तो खिला दूं। वो चिली पटेटो को एक बाउल में डालकर अपनी सास के सामने ले जाकर रख देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चिली पटेटो, खाइए और बताइए। अरे खाने तो दे बहू, बहुत गर्म है अभी। अरे वाह क्या टेस्टी है बहू, ला और दे दे। जी माँ जी खाइए ना। अरे बहू इसमें क्या क्या है वैसे, जरा मुझे भी तो बता दे। माँ जी इसमें मैंने आलू के साथ 2-3 सब्जियाँ और 2-4 सॉसेस मिलाई है और कढ़ाई में तल के इन्हें एकदम करारा कर दिया है, तभी तो ये इतने यमी यमी बने हैं। अच्छा तो आलू से बनता है, वैसे पकोड़े की तरह है ना? हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समय गुजरता जाता है। सास बहू के चस्के की वजह से दीपक को भी अब रोज रोज चिली पटेटो ही खाने पड़ते थे। इन सब से परेशान होकर वो दोनों से बोलता है, रोशनी माँ क्या हो गया है आप दोनों को? माँ रोशनी कम थी क्या जो आपने भी चिली पटेटो खाने शुरू कर दिए? मैं पक चुका हूँ लंच और डिनर में चिली पटेटो खा खा कर। आप दोनों को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, पर मुझे आप दोनों की है और अपनी भी। अरे बेटा ये तो आलू है, इससे क्या नुकसान होगा भला? हाँ दीपक, इसे खाने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या बात करनी है रोशनी तुम्हें? तुम तो वैसे भी दीवानी हो इस खाने की। डॉक्टर से पूछो एक चीज, ज्यादा खाने से कितनी दिक्कत हो सकती है, और चिली पोटैटो इतने मिर्च मसाले वाले होते हैं, नुकसान करेंगे आगे जाकर। मत खाओ आप दोनों की फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, इतना नहीं खाएंगे अब। खुश? और बहू तू इसे नॉर्मली खाना बना कर दियो सारा टाइम। इतना कहने सुनने के बावजूद भी उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और दोनों दीपक को बिना बताए बाहर जाकर चिली पटेटो खाने लगती है। ऐसे ही एक रात रितु को बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद दीपक पानी पीने के लिए जाता ही है कि उसकी नजर अपनी बेहोश माँ पर पड़ती है। वो जल्दी से रोशनी को आवाज देता है और फिर दोनों मिलकर रितु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और काफी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर दीपक, आपकी मदर ने कोई हाई क्वांटिटी में बाहर की चीज खाई है, शायद आलू ही हो। इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया है और टेस्ट में पता चला है कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत भी है। कुछ ही देर के बाद
दीपक अपनी माँ को घर ले आता है और दीपक डॉक्टर की बात सुनकर अपनी माँ और बीवी दोनों को ही समझाता है कि चिली पोटैटो खाने के नुकसान क्या है। और इसके बाद वो दोनों सास बहू चिली पोटैटो खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। भले ही वो कभी कभी उसे खा लेती है, लेकिन जो उनकी लत थी वो हमेशा के लिए छूट जाती है। और इस तरह उनका पूरा परिवार एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। हैरी नाम का एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को कुछ पैसे दे रहा था, जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, ग्रीटी को बस अपने ड्रेस की जरूरत है, इन पैसों की नहीं। पर ग्रीटी, ये तुम्हारी खुद की मेहनत के पैसे हैं जो तुमने इन कुछ महीनों में जेल में रहकर कमाए हैं। साहब, मैं एक जोकर हूँ और जोकर का तो काम ही है लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। आप ये पैसे गरीबों में बांट देना, आपको दुआ और उनको खुशी मिलेगी। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी जोकर की ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाकर उसे चेंज कर लेती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी हैरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी बीती जिंदगी के लम्हों के बारे में उससे पूछने लगता है। ऐसे में ग्रीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गुजरी यादों के बारे में सोचने लगती है। साथ ही अपने होठों पर झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, मेरी जिंदगी के बीते कुछ लम्हे यूं ही इस झूठी मुस्कान की तरह हैं। मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए कभी मॉल तो कभी बड़े बड़े घरों की पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक मॉल में गई और वहाँ के गार्ड ने मुझे रोका तो मैंने उससे बोला, तू आज फिर आ गई सबको परेशान करने के लिए। तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया कर, फिर क्यों आती है बता। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा फुल्ली फालतू। ये बोलकर ग्रीटी अपने बैग से केक निकालकर उस गार्ड के मुंह पर मार देती है और सीधा मॉल के अंदर भाग जाती है। गार्ड से बचने के लिए वो एस्केलेटर पर चढ़कर चली जाती है। वहीं गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए एस्केलेटर पर चढ़ जाता है। तभी ग्रीटी उसी एस्केलेटर से नीचे उतर जाती है। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है तो वो वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक वो उस गार्ड को बहुत परेशान करती है और आखिर में जाकर वो गार्ड थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी ग्रीटी उसके मॉल में एक ही गुब्बारा लेकर उसके कानों के पास जाकर फोड़ देती है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। उसकी ये जोकरपंती देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा हुआ 60 वर्ष का आनंद नाम का एक व्यक्ति उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तभी गार्ड फिर से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे भागने लगता है और ग्रीटी के सामने आकर उसे रोकने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी आनंद उनके पास आता है और अपने हाथों से इशारा करके गार्ड को जाने के लिए कह देता है। गार्ड भी उसका इशारा मानकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आनंद ग्रीटी को साइड में ले जाकर उससे कहता है, मैं इस मॉल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए काम करो। करना पसंद करोगी? साहब, मैं तो एक जोकर हूँ, मेरा तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना। तो मैं आपके इस मॉल में कैसे काम कर सकती हूँ? मैं तो बस अपनी जोकरपंती से सबको हंसा सकती हूँ। यही तो तुम्हारी कला है कि तुम रोते चेहरे को भी हंसा सकती हो। किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब इस तरह से तुम मॉल में ना आओ। अब तुम शान से मॉल में आकर सबका मनोरंजन करना और कभी कभी पार्टी वगैरह में भी अपनी एक्टिंग करके दिखाना। इस तरह आनंद सर ने मुझे अपने मॉल में काम पर रख लिया। सर बहुत अच्छे थे, पर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दुश्मन भी होते हैं। और ऐसे ही एक रोज उनकी 35वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया लोगों का मनोरंजन करने के लिए। पार्टी में मास्क थीम था। मैं हर बार की तरह उस पार्टी में गई और अपनी जोकरपंती से सबको हंसाना शुरू कर दिया। ग्रीटी उस पार्टी में एक लेडी के पास जाती है। वो कभी उस लेडी को गुदगुदी करती है तो कभी उसकी नाक खींचती है और इस तरह से उसे बहुत परेशान करती है। कभी वो अपने चुटकुले सुना कर लोगों को हंसाती है और सभी को बहुत एंजॉय करवाती है। ऐसा करते करते वो एक आदमी के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और वो उस आदमी की बात सुनती है जो फोन पर किसी से धीरे से बात कर रहा होता है और बोलता है,
मेरे हाथों में इस सेठ की तिजोरी की चाबी आ गई है। अब बस कुछ ही दिनों में ये सेठ करोड़पति से रोडपति बन जाएगा और हम रोडपति से करोड़पति। उस आदमी की ये बात सुनते ही ग्रिटी जल्दी से अपने मालिक आनंद को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन आनंद उसे नहीं मिलता। और जब उसको आनंद नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने मालिक की जमा पूंजी को बचाने के लिए लॉकर के पास चली जाती है। तो देखती है कि वो आदमी अपना चेहरा छुपाकर पहले ही लॉकर खोल चुका है। तभी ग्रिटी उसकी असलियत सभी के सामने लाने के लिए उसे पकड़ती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर खिड़की से भाग जाता है। और जब ग्रिटी उस लॉकर को बंद कर रही होती है तभी सर की आवाज सुनकर आनंद और बाकी कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं। साथ ही घर की लाइट भी आ जाती है। इतना ही नहीं, जमीन पर नोटों की गड्डियां भी गिरी हुई होती है और ग्रिटी के हाथ में लॉकर की चाबी भी होती है। उसे इस तरह देखकर सबको यही लगता है कि वो अंधेरा का फायदा उठाकर यहाँ पर चोरी करने आई थी। ये सब देखकर आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो ग्रिटी से कहता है, तुम तो ईमानदार लड़की थी ना, जो लोगों में बस खुशियाँ बांटना चाहती थी। तो आज से तुम में ये बेईमानी कहाँ से आ गई? अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे बोल देती ना। तुम्हें अपने मालिक पर जरा भी विश्वास नहीं था। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमेशा सबको हंसाती हो अपनी जोकरपंती से, पर आज तुमने मुझे रुला दिया, मेरा यकीन तोड़ दिया। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मेरे यकीन का। बस फिर क्या था, वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बस पुलिस को फोन किया और चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे 5 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? मैं क्या करूँगी? मैं फिर से अपनी जोकरपंती शुरू कर दूंगी और लोगों में खुशियाँ बांटूंगी, क्योंकि जोकर का तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। अच्छा, तुम नहीं चाहती कि जिसने ये सब किया है उसको सजा मिले? जी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और वो तुरंत उस आवाज को सुनते ही उसे पहचान लेती है और एक बार फिर से जेल के दरवाजे से ही घूमकर दोबारा हैरी के पास जाती है और उससे बोलती है, साहब, मेरे गुनहगार यहीं पर है। मैंने उसको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसकी आवाज अभी सुनी है। मैं उसे पहचान सकती हूँ उसकी आवाज से। ग्रिटी की ये बात सुनते ही हैरी जल्दी से कुछ हवलदारों को बुलाकर दरवाजे पर खड़े सभी गार्ड्स को और वहाँ के आसपास के खड़े सभी आदमियों को अंदर बुला लेता है। साथ ही ग्रिटी की आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक आदमी को बोलने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रिटी एक आदमी के पास जाती तो वो इंसान बोलना शुरू कर देता। साथ ही ग्रिटी उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करती, जिसमें से एक गार्ड की आवाज को वो पहचान लेती है और हैरी से बोलती है, यही है वो इंसान, यही है जिसकी वजह से मैं 5 साल सलाखों के पीछे रहकर आई हूँ। वो शख्स उसकी बात सुनते ही ग्रिटी को पहचान लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है और जब ग्रिटी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आनंद के मॉल का वही गार्ड है जो कि ग्रिटी को मॉल के अंदर जाने से रोका करता था। उसे देखते ही ग्रिटी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आनंद जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो हमेशा सबका भला चाहा था। हैरी उस गार्ड को पकड़कर जेल में डाल देता है, जिसके बाद ग्रिटी के ऊपर लगाए गए सभी इल्जाम हट जाते हैं। इन सब के बाद जब आनंद को पूरा सच पता चलता है तो वो ग्रिटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ग्रिटी भी बिना किसी शिकायत के अपने मालिक को माफ कर देती है और एक बार फिर उनके साथ में मिलकर जोकर बनकर लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर देती है। कुछ ही समय के बाद आनंद एक बहुत ही अच्छा सा लड़का देखकर ग्रिटी की शादी करवा देते हैं और खुशी खुशी उसे अपने घर से विदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।